Hello students, today we will start our last chapter of first book संविधान का राजनीतिक संबंध। बेटा आज हम अपनी 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में लास्ट चैप्टर करेंगे संविधान का राजनीतिक संबंध। सबसे पहले हम पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि संविधान क्या है और इसकी क्या विशेषता होती है। देखो बेटा, किसी भी देश में संविधान जो होता है उस देश के नियम और कानूनों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो जो नियम हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसका आम आदमी उपयोग कर पा रहा है या नहीं, उसके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है या नहीं, या कहीं पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, ये सब कार्य कौन देखती है? न्यायपालिका देखती है। तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है कि संविधान का राजनीतिक संबंध क्या है। देखो बेटा, हमारे देश भारत में आप सबको पता है कि जो राज्य हैं वो जाति धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, यानी कि भाषाई विशेषता के आधार पर राज्य बटे हुए हैं। अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। तो इन राज्यों का जो विकास है वो किस प्रकार से हो, तो इसमें जो सबसे पहले सुनिश्चित किया गया वो ये सुनिश्चित किया गया कि भाषा के आधार पर पहले तो राज्यों का विभाजन कर दिया जाए। उसके बाद वहाँ पर कितने प्रतिशत लोग एससी हैं, एसटी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, और वहाँ के लोगों की क्या प्राथमिकता है, इसके आधार पर ये निर्णय लिए गए। अब अगर हम बात करते हैं बेटा 1990 के बाद की, तो महिलाओं के लिए खास तौर से आरक्षण किए गए हैं। महिलाओं के लिए जब ये आरक्षण किए गए हैं 1/3, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि महिलाएं भी इस चुनाव क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं और अपने देश के विकास के लिए योगदान दे रही हैं। देखो बेटा, राजनीति का संबंध होता है किसी भी देश के शासन को चलाने से, और राजनीति में अगर पढ़े लिखे और उम्मीदवार जो आएंगे, पढ़े लिखे और कार्य करने वाले लोग आएंगे जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें, तो उस देश का विकास होगा। हमारे संविधान में खास तौर से ये लिखा गया था कि किसी भी देश का विकास तब होता है जब उस देश में धर्मनिरपेक्षता हो, एकता हो, अखंडता हो, संप्रभुता हो, समानता हो और सभी लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार हो। राजनीतिक संबंध से क्या है कि बेटा, जब वहाँ पर महिलाओं को खास तौर से या समाज के निचले वर्ग के लोगों को कार्य करने के अवसर मिलते हैं, तो देश का विकास जल्दी से होता है। क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की, जातियों की या SC ST वर्ग की या महिलाओं की क्या समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं को समझने के बाद उन पर कानून बनाना या उनके लिए कोई भी कल्याणकारी योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है, और फिर किसी भी देश को आसानी से उन नियमों के आधार पर कोई भी नया कानून बनाने में आसानी होती है। जैसे पहले महिलाएं जो है वो चुनाव में भाग नहीं लेती थी, ठीक है, लेकिन जब से 1/3 सीटें उनके लिए आरक्षित हुई हैं, तब से महिलाएं जो हैं वो चुनकर आगे आ रही हैं और अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवा रही हैं। महिलाएं जो होती हैं वो महिलाओं की समस्याओं को, उनके अधिकारों को अधिक समझ सकती हैं, तो इस आधार पर वो आसानी से कोई भी नया कार्य शुरू कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमारा भारतीय संविधान, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले चैप्टर में कि हमारा भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यह बहुत ही ना तो बहुत ही कठोर है और ना ही बहुत लचीला है, और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। और जब राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, नेता दल बदलने लगते हैं, या भ्रष्टाचार अधिक हो जाता है, या केंद्र सरकार जो है विपक्षी पार्टियों की सरकारों को राज्य में भंग करने की कोशिश करती है, तो उस समय जो हमारा संविधान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि न्यायालय जो है हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय करती है। ठीक है, तो राजनीति के साथ संविधान का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि संविधान में लिखे कानूनों के अनुसार ही किसी भी देश का शासन चलता है। और जब देश के हर नागरिक को मूलभूत अधिकार मिलेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तो सब के सब जो है कार्य करेंगे और किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू।